हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए बेटा, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के बिट क्वेश्चंस का पार्ट। दो पार्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन पार्ट को जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। 56 क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विद, किस चीज के साथ डील करते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली गाइड करते हैं, किसको गाइड करते हैं? कॉस्ट ऑडिटर को गाइड करते हैं कि ऑडिट के दौरान आपको क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करते हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना। पावर नहीं है, राइट भी नहीं है, और ऑडिटर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। तो हम बोलेंगे कि इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि आपको जो ऑडिट करनी है वो इन अकॉर्डेंस विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड करनी है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहे हैं कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड ऑन, मतलब कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपसे फॉलो क्यों करवाए जा रहे हैं? क्वालिटी कंट्रोल के लिए, प्लानिंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, या नन ऑफ दीज? जाहिर सी बात है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कि आप जो ऑडिट कर रहे हैं वो अच्छी हो, उसमें बेटर क्वालिटी निकल के आए और रिस्क के जो आपकी रिस्क है, ऑडिट रिस्क, वो कम से कम रहे। तो उसके लिए कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो आपको गाइड करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्या कह रहा है 58? कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड रिलेटेड सर्विसेज। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि लास्ट क्वेश्चन हमें पूछा था कि कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड ऑन किस चीज पे करता है, और देखो यहाँ पे उन्होंने आंसर दे रखा है कि प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ठीक है, जो उसका आंसर था हमारा वो यहीं से दे रखा है, आप देख सकते हैं। एंड रिलेटेड सर्विसेज रेंडर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट हैज बीन इशूड बाय। सीधा सिंपल इतना पूछा है कि कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है, तो ये हो जाएगा हमारा CAASB, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये इशू करता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी तक 4 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, 101, 102, 103 एंड 104। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा CAASB, कॉस्ट ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सा वाला इंश्योर करता है अचीवमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव विथ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड सिक्योर, विथ अवेलेबल जितने रिसोर्सेज हैं उनके साथ, एंड सिक्योरिंग द कोऑर्डिनेशन विद द ऑडिटी ऑन ऑडिट वर्क। मतलब कि जितने रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, और दूसरा ऑडिट वर्क जो है वो ऑडिटी के साथ, मतलब जिसकी ऑडिट होने वाली है उसके साथ कोऑर्डिनेट हो सके। तो ये सारा काम तो प्लानिंग में होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्लानिंग 101। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा 101 है, वो प्लानिंग की बात करता है, और ये सारी चीजें प्लानिंग में ही हो सकती है कि कोऑर्डिनेशन भी हो जाए और जितने रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग हो जाए। तो हम बोलेंगे 101। आगे चल लेते हैं 60 पे। CAS 104 इनेबल द कॉस्ट ऑडिटर, मतलब 104 क्या करता है? टू हैव द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, यस बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, नहीं ये नहीं है। गाइड द मेंबर टू प्रिपेयर कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये 102 में आता है। मेकिंग प्लान फॉर ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, ये 101 में प्लानिंग फेज में आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, टू हैव नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट के बिजनेस की जानकारी लेना, ये 104 में कवर होता है। अगर आप बिट क्वेश्चंस के सारे वीडियो देख रहे हैं और आपने सारे वीडियो देखे हैं तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, आपको CAS
मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और CAS कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, इन दोनों के नाम सबके याद करने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि कौन सा किसके साथ डील करता है, किसका नाम क्या है, 101 किसका है, 102 किसका है। तो अगर आपने नाम याद कर लिए तो मान के चलिए 3 4 5 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ CAS 104, द कॉस्ट ऑडिटर सेल 104 के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑडिटर को क्या करना है? comply with the relevant ethical requirement, have adequate level of understanding of the knowledge of business, prepare audit documentation, और none of these। अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने कि 104 किसके काम आता है? क्लाइंट के बिजनेस की जानकारी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, हैव एडुकेट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज ऑफ बिजनेस, कि आप क्लाइंट के बिजनेस को समझ सको, ठीक है, और अच्छे से समझ के उसकी अच्छे से ऑडिट कर सको, उसके लिए 104 आपको गाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डील विद द एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। अभी पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो भी यही था कि ये जो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ये क्या फिक्स करते हैं? तो हमने कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, किसकी? ऑडिटर की, कि भाई आपको इनके अकॉर्डिंग काम करना है, और अगर आपने इनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो फिर आप गलत कर रहे हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का काम कर देते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। द कॉस्ट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल, रीजनेबल, इररिस्पॉन्सिबल और असेसिंग फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द कॉस्ट स्टेटमेंट। बताइए, कॉस्ट स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के लिए क्या कॉस्ट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। रीजनेबल है, रीजनेबल होना मतलब क्या? कुछ नहीं। इररिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। और असेसिंग, तो आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ही बनता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। समझ गया? तो एक बात और मैं आपको कह दूं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कि बेटा एग्जाम जब अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है, उसमें कुछ एमसीक्यू आएंगे, कुछ बड़े क्वेश्चन के एमसीक्यू बन के आएंगे, तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहें और आराम से एग्जाम करें, डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, बी कॉन्फिडेंट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, वो भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, is used to measure productivity and efficiency? A, machinery, efficiency of होगा, efficiency of a machinery ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मशीन की एफिशिएंसी जानने के लिए आप किस बात को कंसीडर करेंगे? आइडियल टाइम ऑफ टोटल अवेलेबल टाइम, टोटल अवेलेबल में कितना टाइम ऐसा है जिसमें प्रोडक्टिविटी नहीं हुई हो, वो देखेंगे। मशीन का डाउन टाइम देखेंगे। कॉस्ट पर ऑफ ब्रेकडाउन आवर्स, जितने ब्रेकडाउन आवर्स है उनकी कॉस्ट देखेंगे, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखेंगे। तो बेटा मशीन का इवोल्यूशन करना है, मशीन कैसी है ये बताना है, तो ये हम बताएंगे मशीन डाउन टाउन के रेशियो पे, कि मशीन कितनी देर खराब रहती है, मशीन का जो मेंटेनेंस का टाइम है, जो डाउन टाइम है वो कितना है, उसके हिसाब से हम पता करेंगे कि कौन सी मशीन अच्छी है, कौन सी नहीं है, कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी एफिशिएंट है, ये सारी बातें हम यहाँ पे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। KPI कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरी। KPI कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकता है, मतलब किस किस तरीके के KPI होते हैं? मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं पहले KPI का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको किसी इंसान को कंपेयर करना है, किसी आर्टिकल या थिंग को कंपेयर करना है कि अच्छा है या बुरा है, तो आप उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गाड़ी देखनी कौन सी अच्छी है, तो आप देखते हैं कि स्पीड देखते हैं, माइलेज देखते हैं, तो ये उस चीज के KPI होते हैं कि इनके बेस पे आप क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो वैसे ही KPI अलग अलग चीजों के हो सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि मशीन की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी जानने के लिए हम उसका डाउन टाइम देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वांटिटेटिव KPI हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्वालिटेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब माइलेज कितने की देते हैं, 20 की या 22 की, तो क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक है, क्वालिटेटिव कि भाई कंफर्टेबल कौन सी गाड़ी है, ये है या ये है, तो वो हो गया क्वालिटेटिव। एक्शन लेवल,
और ट्रेंडिंग मतलब जो लेटेस्ट मॉडल कौन सा है या पुराना मॉडल है, या इस हिसाब से भी आप जज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बेस पे आप जज कर सकते हैं। इन सब में से कोई भी केपीआई हो सकता है, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दी अब, तीनों ही केपीआई की कैटेगरी हो सकती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट का मतलब कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इसके ऊपर रिपोर्ट, उस डिटेल रिपोर्ट जिसको हम बोल रहे हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या कवर होता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल यूज, जितना मटेरियल यूज हुआ उसकी कॉस्ट क्या है वो देखेंगे, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, इम्पैक्ट ऑफ आईएफआरएस ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर, और इम्पैक्ट ऑफ सीएएस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बेटा यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा इम्पैक्ट ऑफ आईएफआरएस ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि आईएफआरएस ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या करते हैं, हम मेन पावर की एफिशिएंसी देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, केस फ्लो देखते हैं, तो ये कई चीजों पे इसमें रिपोर्टिंग होती है। तो हम कहेंगे कि अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए, तो उसके अंदर आप इसको कवर आपको करना है, ये रिपोर्ट के अंदर कवर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस इज और आर एज अंडर। दोबारा पढ़ लीजिए एक बार, द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट, किसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करने का, ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस, अभी जो हमने पढ़ा था ना वैसा ही है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, टू इंप्रूव द प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना ऑब्जेक्टिव है क्या, यस बिल्कुल है। ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, बिल्कुल है। टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो, बिल्कुल है। इसका मतलब सारे ही हैं, ये सारे पर्पज हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनके लिए हम परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट बना रहे हैं। ओके ठीक है, देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना जिसमें बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एडवांटेज और इस तरीके की बातें हो, तो आप देख लो कौन कौन से फायदे हैं, और फायदे तो सारे ही हैं। ठीक है, अगर सारे पॉइंट फायदे वाले हैं तो आप ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस प्रिज्म इज बेसिकली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, जो परफॉर्मेंस प्रिज्म वर्ड यूज किया गया है ये किसके लिए यूज किया गया है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कॉस्ट रिडक्शन कहना तो एक पर्टिकुलर काम हो जाएगा, फिर उसमें परफॉर्मेंस की बात नहीं है, उसमें तो फिर आप बोलो ना कि हम कॉस्ट रिडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल भी एक लिमिटेड हो जाएगा, तो हम कहेंगे टोटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखना काम होता है, परफॉर्मेंस प्रिज्म वर्ड के अंदर आ जाता है। आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, काइजन कॉस्टिंग एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल होता है, आर यूज है, इस कॉस्टिंग को और लीन मैन्युफैक्चरिंग को किस काम में लिया जाता है, कॉस्ट रिडक्शन टूल के रूप में, कॉस्ट कंप्यूटेशन के लिए मतलब कॉस्ट कम करने के लिए काम में लेते हैं, या कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए काम में लेते हैं, या परफॉर्मेंस चेक करने के लिए काम में लेते हैं, या फिर कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं। तो बेटा ये काम आता है कॉस्ट रिडक्शन के अंदर, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ होगा ये, हालांकि कॉस्ट ऑडिट का पार्ट नहीं है, कॉस्ट ऑडिट में इसका जिक्र नहीं है ज्यादा, कॉस्टिंग में आपके जरूर काम आता है। तो वहां पे आपने इसको पढ़ा होगा कि ये कॉस्ट रिडक्शन करने के काम में आता है, इसलिए इसको कॉस्ट रिडक्शन टूल बोला गया है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इस सब्जेक्ट की, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट टेक्स्ट के भी बिट क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो वहां पे एक्सप्लेन करने को बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि प्रोविजंस होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कम चीजें हैं क्योंकि सारी थ्योरेटिकल बातें हैं और सीधी वो बातें हैं जो मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखी है। ठीक है, फिर भी जहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करने की मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके आगे देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, 70 मैनेजमेंट ऑडिट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर और परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट।
मतलब जो मैनेजमेंट ऑडिट होती है वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के लिए, मैनेजर की परफॉर्मेंस के लिए, डायरेक्टर की परफॉर्मेंस के लिए क्या करती है? अप्रेजिंग फंक्शन के रूप में काम करती है, कैलकुलेटिंग, ऑडिटिंग या प्लानिंग? तो अप्रेजिंग होगा। अप्रेजिंग का मतलब कि भाई एक तरीके का असेसमेंट है कि किसने अच्छा काम किया, किसने अच्छा नहीं किया, जिसने अच्छा किया उसको प्रमोट कर दो, इस तरीके का काम करती है। ठीक है, एक बार पूरा सेंटेंस बना के दोबारा पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट इज द यूनिक प्रोसेस ऑफ अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर किसने कैसा काम किया इस बात का इवैल्यूएशन किया जाता है और उसको अप्रेज किया जाता है। अच्छा काम किया है तो उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उन लोगों को प्रमोट किया जाता है, वगैरह वगैरह किए जाते हैं। तो एक तरीके से परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉर्मली, मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉर्मली प्रिज्यूम्ड, मतलब पहले से मान के चली जाती है, टू बी ए रूटीन इन्वेस्टिगेशन इनटू ए परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर और ग्रुप मैनेजर। मतलब मैनेजर और ग्रुप ऑफ मैनेजर की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने के लिए क्या ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन है मैनेजमेंट ऑडिट, क्या ये नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, क्या ये ऑडिटिंग है, और क्या ये कुछ भी नहीं है? ठीक है, देखिए मैनेजमेंट ऑडिट का मकसद ये होता है कि जो मैनेजमेंट के अंदर चल रहा है, फाइनेंशियल नहीं नॉन फाइनेंशियल तौर पे जो चल रहा है, उनमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, क्या कमियां हैं, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, जिसमें जनरली मैनेजमेंट की बात की जाती है। तो हम कहेंगे ये रोजाना नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, तो रूटीन तो नहीं है, इसको हम नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। ठीक है, हम इसे क्या कह सकते हैं, नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। ठीक है, रूटीन का मतलब जो डेली होता है, डे टू डे होता है, और नॉन रूटीन का मतलब जो कभी कभी होता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जो कभी कभी होने वाली चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज, मैनेजमेंट ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है। सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ ऑपरेशन, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं क्या वो सही है, और अगर नहीं है तो उनमें इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, बताइए। क्या ये मैनेजमेंट ऑडिट का पर्पज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। फ्रेमिंग बेसिक पॉलिसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेमिंग बेसिक पॉलिसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिक पॉलिसी बनाना, ये भी हो सकता है। सेटिंग अप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, ये भी हो सकता है। पर जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है ये, क्योंकि दोनों बाकी दोनों चीजें इसी के बेस पे चलेगी कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसी बना रखी होगी, ठीक है, कुछ फ्रेमवर्क भी डिजाइन कर रखा होगा, पर वो प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें क्या कमी है, ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी, मैनेजमेंट ऑडिट से। क्योंकि ऑडिट का तो काम ही है एग्जिस्टिंग चीज को इवेल्युएट करना अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स कि वो वैसा है या नहीं है, और नहीं है तो उसमें क्या कमी है और रिपोर्ट करना। ठीक है, ये दोनों चीजें काम आ सकती है इनडायरेक्टली, कैसे कि आपको इंप्रूवमेंट मिले इनमें सुधार करने के, और आपने उन इंप्रूवमेंट के बेसिस पे इनको फिर से डिजाइन किया। इसलिए मैंने कहा है कि ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इनडायरेक्टली, मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। ओके, चलिए, मतलब एग्जाम में आपको आंसर ये करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। मैनेजमेंट ऑडिट इन्वॉल्व्स ऑन फाइनेंशियल मैटर, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइनेंशियल मैटर, डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइनेंशियल मैटर, और नन ऑफ दीज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट ऑडिट फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे नहीं, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे काम करती है कि आप काम कैसा कर रहे हैं, आप परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। ठीक है, एक डायरेक्टर है, एक मैनेजर है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब अच्छा काम आप फाइनेंशियली देखेंगे या उसकी मेहनत देखेंगे, उसकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी, वो देखेंगे। तो हम कहेंगे डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल मैटर की बात नहीं करता। फाइनेंशियल मैटर के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टैट्यूटरी ऑडिट है, हमारे पास इंटरनल ऑडिट है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट नॉन फाइनेंशियल मैटर के ऊपर बात करते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइनेंशियल मैटर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। द मेन एम्फेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, अभी जो बताया था ना वैसा ही कुछ है, ये सारी चीजें एक्चुअली ये आपके
दो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए थे, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, ठीक है, दोनों ही मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड थे और ये सारे क्वेश्चन उसी के हैं। तो भाई मैनेजमेंट ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो उसके अंदर तो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पज क्या है, वो क्यों होता है, किससे फायदा होता है, किसको फायदा होता है, ऐसी बातें होंगी। तो वही यहाँ पे किया गया है। क्या द मेन एम्फेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, मेन एम्फेसिस किस पे होता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है। मैनेजमेंट ऑडिट का एम्फेसिस क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है, क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे होता है, क्या प्रॉब्लम को डिफाइन करने पे होता है, या प्रॉब्लम ना हो प्रॉब्लम को अवॉइड करने पे होता है। देखिए जैसा आप जानते हैं ऑडिट काम होने के बाद होती है, पहले तो नहीं होती, पहले काम होगा फिर उसकी ऑडिट होगी। तो प्रॉब्लम को अवॉइड करना तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो हो चुका है काम, हम तो उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को डिफाइन करना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। बात आती है या तो प्रॉब्लम सोल्व करना और या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। आप जानते हैं ऑडिट के अंदर आपको सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है, जो ऑडिट कर रहा है उसको सिर्फ रिपोर्टिंग करनी होती है, मतलब वो कमियां बता देगा। सोल्व करना काम मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट करे या ना करे वो मैनेजमेंट का लुकआउट है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो ऑडिटर मैनेजमेंट ऑडिट कर रहा होता है वो फोकस किस पे करता है, वो करता है प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन पे फोकस, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और करके रिपोर्ट कर दो। इंप्रूवमेंट करना ना करना वो किसका है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का काम है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहे हैं। एफिशिएंसी ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट का मतलब कि आप कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं, आपके रिसोर्सेज कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं। उस रिसोर्सेज में मैन हो सकता है, मनी हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, मशीन हो सकता है, वो सब हो सकते हैं। तो एफिशिएंसी ऑडिट इंश्योर ऑप्टिमम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपकी मनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप अपनी मनी से, क्या उससे ऑप्टिमम रिटर्न मिलता रहे आपको, तो आप कहेंगे कि एफिशिएंट काम हो रहा है। मैक्सिमम रिटर्न, मिनिमम रिटर्न, एवरेज रिटर्न। तो बेटा हमारा यहाँ पे आंसर जो आपको एग्जाम में करना है वो होगा ऑप्टिमम रिटर्न। ऑप्टिमम रिटर्न मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड है कम से कम, या बेटर बेस्ट हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें मिल रहा है। मैक्सिमम की तो देखो हमेशा कोई लिमिट नहीं होती, हम तो यही चाहेंगे कि और ज्यादा, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ऑप्टिमम का मतलब जितना रिक्वायर्ड है, जितना हम चाहते हैं एज एक्सपेक्टेड, या जितना होना चाहिए उतना हो रहा है। तो एफिशिएंसी ऑडिट ये इंश्योर करती है कि हमें ऑप्टिमम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। देयर आर नो फिक्स्ड आइटम ऑफ एविडेंस टू बी चेक्ड बाय द मैनेजमेंट ऑडिटर। क्या ये कोई फिक्स है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को क्या क्या चेक करना है, कि भाई आप ये चेक कर लो, ये चेक कर लो, ये चेक कर लो, काम हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई भी लिस्ट नहीं है, ऐसा कोई भी आइटम नहीं है कि आप इनको चेक कर लो तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मैं ऑडिटर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मान लो 10 साल का, तो मैं अकॉर्डिंगली करूंगा। एक ऑडिटर का 40 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अपने हिसाब से करेंगे, एक कोई फ्रेशर है वो अपने हिसाब से करेगा। तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कोई लिस्ट हो। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हम कहेंगे यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टली गलत हो या पार्टली सही हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हम कोई फिक्स आइटम नहीं है मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर जिनको आप चेक कर लो, या कोई फिक्स एविडेंस नहीं है जिनको आप कलेक्ट कर लो कि आपका काम हो गया। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। कंज्यूमर सर्विस ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने शायद पहले करवाया था आपको इसी बिट क्वेश्चन के अंदर, कि कंज्यूमर सर्विस ऑडिट किस में आती है। बेटा ये ऑडिट आएगी, पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं, बिजनेस एक्टिविटी, सोशल ऑडिट, सर्विस ऑडिट, ये आएगी सोशल ऑडिट के अंदर। सोशल ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं। तो सोशल ऑडिट के अंदर कंज्यूमर सर्विस आती है, मतलब क्या है कि हम टाइम टू टाइम, बड़ी कंपनियां जो होती है वो टाइम टू टाइम अपनी सोशल ऑडिट कुछ करवाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि सोसाइटी में उनके रिगार्डिंग, उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उनकी कंपनी के रिगार्डिंग क्या इमेज है, क्या लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह चीजें उसके अंदर होती है। ओके, तो वो यहाँ पे चेक किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट होती है? कॉस्ट ऑडिट ब्रांच, ऑडिट कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न मैनेजमेंट को होती है। क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट का काम ही क्या है कि जो भी इंप्रूवमेंट है वो सजेस्ट करने हैं मैनेजमेंट को, तो रिपोर्ट किसको दी जाएगी? मैनेजमेंट को दी जाएगी।
ठीक है, इसकी रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को ही होती है और किसी को नहीं होती है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देयर आर नो फिक्स्ड आइटम ऑफ एविडेंस टू बी चेक बाय द मैनेजमेंट ऑडिटर। अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, हमने कहा था बिल्कुल ठीक है। ए मैनेजमेंट ऑडिटर हैज टू रिलाई मोर ऑन, कहने का मतलब है कि जब कोई फिक्स आइटम नहीं है तो एक ऑडिटर को दूसरे के किए हुए काम पे विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ऑडिटर को खुद के नॉलेज पे विश्वास करना पड़ेगा कि ठीक है वैसे तो कोई लिस्ट है नहीं, मुझे लगा कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया अकॉर्डिंग टू मी, तो वो ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हिज एक्सपीरियंस एंड एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब होता है उसकी क्वालिटी या बोलते हैं ना उसका कैपेबिलिटी, ठीक है, उसका नॉलेज ऐसा बोल सकते हैं, वो कितना कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है ऐसे बोल सकते हैं, कॉम्पिटेंट वर्ड ठीक रहेगा इसके लिए। ऑडिटर्स वर्किंग पेपर पे, फिजिकल वेरिफिकेशन पे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट पे नहीं, उसे विश्वास करना होगा अपने एक्सपीरियंस पे और अपने कॉम्पिटेंट पे कि हाँ मेरे हिसाब से इतना इनफ है, ये एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिए, दीज आर इनफ, तो फिर काम हो सकता है। ओके चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है? अश्योरेंस इंगेजमेंट इन्वॉल्व्स, अश्योरेंस इंगेजमेंट जो होता है उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है? बेटा 3 सेपरेट पार्टी उसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। जो इंगेजमेंट होता है उसके अंदर 3 पार्टियां होती है, एक पार्टी जो अकाउंटेंट होता है वो होता है, दूसरी जो पार्टी ऑडिट करवा रही होती है वो होती है, तीसरा उसके यूजर होते हैं। इस तरीके से 3 पार्टियां इसमें इन्वॉल्व होती है। ओके आज के लिए इतना ही बेटा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।